नमस्कार साथियों, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में यूपी टेट 2026 के लिए हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। आज का पीवाईक्यू रहेगा 23 फरवरी 2014 का और विषय रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और ये उच्च प्राथमिक स्तर का पेपर है, प्राथमिक स्तर का करा दिया है। पेपर 1, पेपर 2 कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो वह जो है क्वेश्चन सेम टाइप का, सेम जो है लेवल का आता है, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि प्राथमिक का है तो छोड़ देते हैं, उच्च का है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर को सोल्व कर लेना है। मान के चलिए कि जो पेपर होने वाला है 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूर देख लीजिए करिए प्रीवियस ईयर पेपर को। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। प्राथमिक वाला सोल्व करा दिए है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। और आइए इस पेपर को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, एक एक पेपर को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इसको टाइपिंग नहीं किए हुए हैं तो थोड़ा सा होता क्या है साथियों, डर लगता है कि स्ट्राइक ना आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी जो है, जो वीडियो हम लेकर के आते हैं जो टाइप किए हुए, तो वो सेम टू सेम होता है, तो उस पर भी जो है कोई ये मत सोचा करिए कि जो है क्वेश्चन अलग है या कुछ कुछ ऐसा नहीं है, सेम टू सेम वही होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बताइएगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। विकल्प ये दिए गए है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकल्प भी है, विकास प्राणी और उनके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। विकल्प सी है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। विकल्प डी है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा। सही का मतलब है कि ये गलत है, जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता थोड़ी होती है, तो ये जो है गलत है। ठीक है, तो यही इसलिए जो है सी विकल्प सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2, साहचर्य के नियम है। विकल्प है समानता का नियम, विकल्प भी है वैषम्य का नियम, विकल्प सी है समीपता का नियम, विकल्प डी है ये सभी। तो साहचर्य के जो नियम होते हैं साथियों, इसमें से जो है सभी हो जाएगा, क्योंकि समानता का नियम, समीपता का नियम और वैषम्य का नियम तीनों है, तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, क्या है? अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है या चिंतन है? तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, जो आपके पास अनुभव है, आपने कोई और नई जानकारी ले लिया, अब उसमें परिवर्तन हो गया, उसी को तो सीखना कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है और पूछा गया है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, जो अपने आप से प्रेम करता है उसको क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, विकल्प डी है हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो जल्दी से बताइएगा कि इसमें कौन सा सही है। तो राइट आंसर नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नैसर्जिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की भावना
शिशु में उच्च स्तर की होती है। जो शिशु होता है बालक, वह जो है स्वप्रेमी होता है, अपने आप को ही जो है मानता है, अपने आप का ही, अपने के लिए ही वह जीता है। ठीक है। आइए 5वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, और यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। विकल्प ए है क्षेत्र, विकल्प बी है मौसम, विकल्प सी है वातावरण, विकल्प डी है जलवायु। तो राइट आंसर इसका जो है वातावरण सही हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। आइए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6 है, पूरे प्रवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा। विकल्प ए है प्रमाणिक विचलन का मान, विकल्प बी है केंद्रवर्ती प्रमाण का मान, विकल्प सी है सहसंबंधित प्रतिनिधि का मान, विकल्प डी है समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। ठीक है। तो पूरे आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रीयवर्ती प्रमाण का मान कहते हैं, जिसमें मध्य, माध्यिका, बहुलक आदि जो है शामिल होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है इसका सही हो जाएगा केंद्रीयवर्ती प्रमाण का मान। ठीक है। तो बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही नहीं है। विकल्प है वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, विकल्प बी है वे हमेशा सफल होते हैं, विकल्प सी है वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, विकल्प डी है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा साथियों क्या सही होगा। तो वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपंत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिए गया है। ठीक है। कथन को एक बार फिर से सुनिएगा कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपंत अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। तो प्लेटो कहे हैं, अरस्तु कहे हैं, रूसो कहे हैं या राष्ट्र कहे हैं, कौन कहा है जल्दी बोलिए। तो रूसो जो है राइट आंसर हो जाएगा। रूसो ने क्या कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 9 लेते हैं, और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। विकल्प दिए गए बालक का है कि अध्यापक का है कि अभिभावक का है या प्रशासन का है। ठीक है। तो राइट आंसर जो है बालक का हो जाएगा। ठीक है। बाल मनोविज्ञान जो पढ़ा जाता है वो तो बालक के लिए ही पढ़ा जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना है, कैसे उनके मनोभावों को पढ़ा जा सकता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया। ठीक है। चलिए आइए 10वां क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। विकल्प ए है आगमनात्मक, विकल्प बी है निगमनात्मक, विकल्प सी है ए व बी दोनों, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो निगमनात्मक जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है।
निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है या नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, नवीन समस्याओं को हल करने की यह सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। प्रश्न संख्या 11, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? विकल्प ए है परनिर्भरता, विकल्प बी है सामूहिकता की भावना, विकल्प डी है धार्मिकता, विकल्प सी है धार्मिकता, विकल्प डी है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। ठीक है, क्या पूछा गया है कि बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है इसमें से? तो सामूहिकता की भावना जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं वो अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाल्यावस्था की प्रमुख जो है मनोवैज्ञानिक विशेषता है जैसे कि सामूहिक भावना का प्रबलता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, समूह को। दूसरा है आत्मनिर्भरता की भावना, वो अपने आप को आत्मनिर्भर मानने लगते हैं। तीसरा है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लगती है। चौथा है शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। पांचवा है रचनात्मक कार्यों में आनंद आ जाता है। छठवां है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। सातवां है रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो ये सब जो है बाल्यावस्था के जो है मनोवैज्ञानिक विशेषता है। और आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार होती है? विकल्प है प्रतिकूलन पारिवारिक संबंध, विकल्प भी है व्यवसाय की समस्या, विकल्प सी है नई परिस्थिति के साथ समायोजन, विकल्प डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बताइएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकूलन पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ये जो है किशोरावस्था में जो है तीव्र स्तर पर होता है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पर जो है पूछा गया है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो मूर्ख में रखेंगे, मंदबुद्धि में रखेंगे, सामान्य बुद्धि में रखेंगे या प्रतिभाशाली में रखेंगे? तो जो 140 से प्लस का आईक्यू होता है साथियों, उसको हम लोग जो है प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत रखते हैं। तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है जो 1916 में इन्होंने बताया था कि जो है आईक्यू के लिए बनाया था। कब बनाया था? तो 1916 में एक सारणी प्रस्तुत किया था इन्होंने, जैसा कि देख सकते हैं बुद्धि लब्धि और बालक। इसमें से 2-3 जरूर याद कर लीजिएगा। एक जो है यहाँ पर 130 जो तो ये है, ये 140 है। ठीक है, 140 से प्लस जो है प्रतिभाशाली हो जाता है। और यहाँ पर जो है 90 से 91 से 110 वाला ध्यान दीजिएगा, ये सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। मंद बुद्धि में 81 से 90 तक आ जाते हैं। ठीक है, और जड़ बुद्धि 71 से कम वाले जो है जड़ बुद्धि हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है साथियों, लेकिन ठीक है जो पूछा गया है, क्योंकि जो आईक्यू है, आईक्यू कहाँ से पता लगाएंगे? सवाल पूछेंगे, तो सवाल पूछेंगे तो पता लगा वो सवाल आ रहा है तो आपका आईक्यू तेज है, नहीं आ रहा है तो धीमा है। पता लगा जो आपको पढ़ा गया है, याद है, वही आ गया तो आपका आईक्यू तेज है। दूसरा पढ़े हैं बहुत तेज हैं, जो पढ़े हैं वो आया ही नहीं, लगा ही नहीं पाए हैं, इसका मतलब आईक्यू तेज धीमा है आपका। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, फिलहाल ठीक है जो आईक्यू बताया गया है किताबों में सही है भाई। ठीक है, तो उसी पर चलना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है क्वेश्चन रहा है, कौन सा क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? क्वेश्चन संख्या 14 है ना, यहाँ पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 14 है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। जल्दी से बताइएगा उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिए गए हैं? हम इसलिए बता रहे हैं साथियों विकल्प को, ताकि आप जो है जल्दी से उसको टिक लगा पाएँ कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, ताकि उत्तर बताएं तो आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन सही गया है या गलत गया है। ठीक है,
विकल्प ए है क्रो एंड क्रो, विकल्प बी है जेम्स रेवर, विकल्प सी है रास, विकल्प डी है स्किनर। तो इसमें से बताइएगा सही कौन सा है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो राइट आंसर हो जाएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनशीलता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया होती है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा साथियों, ये जो जिस तरीके से वो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये पेज को लेकर के, सही है या इसको टाइप करके ही पढ़ाना सही है? टाइप करके पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है मेरे लिए, क्योंकि खतरा नहीं होता है चैनल के लिए। ठीक है, ऐसे में डर होता है पब्लिकेशन जो है मार दिए स्ट्राइक तो ख़त्म हो गया चैनल ही, पूरी मेहनत 2 साल 3 साल का बेकार गया। तो इसलिए थोड़ा सा डर रहता है। आप सभी बताइएगा कमेंट में। एआई भी थोड़ा सा जागरूक है, वो ये नहीं देखता है क्या क्या है, आवाज़ पकड़ करके मार देता है। प्रश्न संख्या 15 है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादन है। जल्दी से बताइएगा कि प्रयास और भूल जो है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है, मैकडूगल है, कोहलर है या पावलोव है? ठीक है, तो प्रयास एवं भूल, ठीक है, ये किसने दिया है? तो ये जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अधिगम सीखने के क्षेत्र में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन एल थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि किसी कार्य को करने में जो त्रुटि गलती करते हैं और अनेक बार प्रयास करते करके त्रुटियों की संख्या या गलतियों की संख्या कम की जा सकती है। बार-बार गलती करेंगे तो बार-बार त्रुटि होगी, बार-बार त्रुटि होगी। धीरे-धीरे प्रयास करते-करते जो है वो त्रुटि जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? इस प्रकार सीखने की प्रयास एवं भूल द्वारा सीखना कहा जाता है। ठीक है? आइए प्रश्न संख्या 16 है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो जल्दी से बताइएगा, क्या नहीं करना चाहिए? विकल्प ए दिए गए हैं, सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। विकल्प बी है, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। विकल्प सी है, उसे दंडित करना चाहिए। विकल्प डी है, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका जो है, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका उसे दंडित करना चाहिए, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो आप सभी जानते हैं कि दंडित करने के लिए रोक लगाया गया है, और ये बोल रहा है कि दंडित करना चाहिए, तो और निगेटिव पूछा भी है तो भाई निगेटिव यही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है उसे कहते हैं? विकल्प ए उन्नतोदर वक्र, विकल्प बी नतोदर वक्र, विकल्प सी मिश्रित वक्र रेखा, विकल्प डी वक्र रेखा नहीं होती है। ठीक है, तो वक्र रेखा नहीं होती है, जल्दी से बताइएगा। तो जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, मतलब इस प्रकार से जाएगा गति। ठीक है, तीव्र होती है और बाद में यह मंद पड़ जाती है, मतलब धीरे धीरे धीमा हो जाती है। इसी प्रकार से तो बनेगा चित्र। तो उसे जो है उन्नतोदर वक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में मंद हो जाती है, उसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। ठीक है, और ये 4 प्रकार के होते हैं, जो वक्र होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 18 है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो बताइएगा। विकल्प ए दिए गए, 2 व्यक्तियों के शारीरिक भिन्नता होना। विकल्प बी है, कोई 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होता है। सी में दिए गए हैं, कोई 2 व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। विकल्प डी के दिए गए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है जल्दी से बताइएगा साथियों। आप सभी ने चुन लिया होगा कौन सा विकल्प सही है, तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे तो अगला जो है प्रश्न संख्या 19 पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, विकल्प बी है कुसमायोजन का निराकरण करना, विकल्प सी है ए और बी दोनों, विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सी जो है ए और बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य बालकों की मानसिक क्षमता की वृद्धि करना तथा बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पड़ने पर गलत प्रभाव रोकने, ताकि बालक के मानसिक का मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो सके और बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। तो इसमें राइट आंसर ठीक है ए बी दोनों हो ही जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 20 है, पूछा गया है कि 7 छात्रों के अंक इस प्रकार से हैं 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त में माध्यिका होगी। माध्यिका का मतलब है जो ये संख्या दिया गया है साथियों, इसमें बीच की संख्या क्या होगी। अब बीच की संख्या निकालने के लिए हमको सबसे पहले आरोही क्रम में लगाना होगा। ठीक है, तो आरोही क्रम में जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 23, 36, 38, 40, 50, 51, 54 ये हो जाएगा। अब 2 तरीके हैं, पहले तो कुछ जितने अंक इधर लीजिए उतना अंक इधर लीजिए, उतना छोड़ दीजिए, बीच वाला अंक आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने 1, 2, 3 अंक छोड़ दिए इधर, 1, 2, 3 अंक इधर छोड़ दिए, बीच में 1 अंक बचा हुआ है और विषम होगा तभी ये बचेगा। इसकी संख्या गिनेंगे, जो विषम होगा तभी जो है बीच वाली संख्या बचेगी, नहीं तो जो है 2 अंक आ जाएगा इसी में। जब सम संख्या हो जाएगी तो आधा इधर छोड़िएगा, आधा इधर छोड़िएगा, 2 अंक बीच से उठा लीजिएगा। लेकिन अगर विषम होगी तो वह जो है 1 ही अंक बचेगा, वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, n+1/2 ये तो फार्मूला होता है, फार्मूला भी वही कह रहा है जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो n का मतलब मान लेते हैं यहाँ पर जो संख्या दी गई, कितनी संख्या दी गई है, ये संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिए गए हैं। तो 7 + 1 8 हो जाएगा, तो 8/2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब ये चाहे आप इस तरफ से चौथा अंक ले लीजिए, चाहे इस तरफ से अंक ले लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 40 जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 से पूछा गया है कि रुचि का संबंध है। तो रुचि का संबंध किससे है, जल्दी बताइएगा साथियों। योग्यता से है, अवधान से है, या दोनों से है, या डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो रुचि जो है योग्यता से नहीं होता है, ये होता है अवधान से। ठीक है, मतलब ध्यान से, जो ध्यान होता है वो उससे। मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार रुचि का अवधान से सीखना तथा घनिष्ठ संबंध होता है। आइए प्रश्न संख्या 22 लेते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ठीक है, तो सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, भागनाशा कहते हैं, या चिंता कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ आप सीखे हुए हैं, ठीक है, वही चीज़ आप दूसरे जगह प्रयोग कर रहे हैं, तो सीखे हुए को स्थानांतरण कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय किसी अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। सीखने का स्थान 3 प्रकार का होता है स्थानांतरण, जैसे कि धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। शून्य का स्थानांतरण मतलब ना तो हमने लिया ना तो दिया ज्ञान को। ऋणात्मक का मतलब है कि कोई आपको लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन अब ज्ञान प्राप्त हो गई तो दो दिए दूसरे को। धनात्मक का मतलब है जो आपके अंदर ज्ञान है वो आगे जो
दूसरों को दे रहे हैं उसके ज्ञान में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और वो जो है कहीं न कहीं सदुपयोग में आएगी। ठीक है? आइए प्रश्न संख्या 23 पूछा गया है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन-सा है? ठीक है? प्रथम सोपान कौन-सा है जल्दी बताइएगा अनुबंधन की प्रक्रिया में। ठीक है? तो जल्दी बताइएगा और यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर उत्तेजना हो जाएगा। ठीक है? उत्तेजना। और पावलोव द्वारा अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, इसे अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना होती है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है तथा अन्य में यह व्यवहार का कारण बन जाती है। ठीक है? आइए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त में से किसका कथन है? ठीक है? तो स्मृति जो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये वुडवर्थ का जो है कथन है। तो राइट आंसर जो है बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? विकल्प है उद्दीपन की स्थिति, विकल्प बी है आवश्यकता, विकल्प सी है ए व बी दोनों, विकल्प डी है ए और बी। तो उद्दीपन की स्थिति जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? उद्दीपन की स्थिति ध्यान आकर्षित करने की बाह्य दशा है, जबकि आवश्यकता ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। ठीक है? आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि संवेग की उत्पत्ति से होती है। तो संवेग की उत्पत्ति से क्या होती है? आदतों, मूल प्रवृत्तियों, शारीरिक विकास या संप्रतियों के निर्माण से होती है? बताइएगा इसमें से। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है? मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है? और मूल प्रवृत्ति कौन कौन सी होती है? भागना, ठीक, युयुत्सा, शिशु रक्षा। तो मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती है और मैकडूगल ने 14 संवेग बताया है। ठीक है? जिसमें भय, क्रोध, वात्सल्य ये सभी आते हैं। और अगला जो है जो क्वेश्चन अगला पूछा गया है प्रश्न संख्या 27 कि अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संवेग, आवश्यकता, भावना या प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर इसका जो है आवश्यकता सही हो जाएगा। ठीक है? तो मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसे आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। ठीक है? प्रश्न संख्या 28 है, विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष विकास के निर्माण के लिए शिक्षक, विकल्प है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, विकल्प भी है को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, विकल्प सी है को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, विकल्प डी है को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है? तो जल्दी से आप सभी बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है? तो विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। मतलब कि ये जो ऊपर दिया गया है इन सभी को जो है देखना चाहिए। ठीक है? हल करना चाहिए। और आगे जो है प्रश्न संख्या 29 पूछा गया है कि चिंतन जो है मानसिक
क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? विकल्प ए है वारन, विकल्प बी है रास, विकल्प सी है वैलेंटाइन, विकल्प डी है स्किनर। ठीक है, तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये जो है रास ने दिया है। ठीक है, क्या कहें कि चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 30। कल्पना के विकास के लिए विकल्प ए है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, विकल्प बी है कहानी सुनाना चाहिए, विकल्प सी है रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए और विकल्प डी है उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, जो दिए गया है, मतलब ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी को सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल्पना के विकास के लिए निम्न कार्य करने की अति आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यकता होती है? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी को सुनाना चाहिए, रचनात्मकता की प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सामाजिकरण होना चाहिए। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन जो है बाल विकास से थे और उम्मीद है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग देखेंगे और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी साथी के पास ताकि सबके पास पहुंच जाए वीडियो। और इसको टाइपिंग करके पढ़ाना है या वैसे ही, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रयास यही करिएगा कि आप सभी जो है टाइपिंग वाला ज़्यादा ठीक होता है, इससे मैं भी सुरक्षित रहूँगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, मतलब कि चैनल चलता रहेगा सही से, रिस्क ना रहे कोई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो है हम लोग पेपर लेकर के आने वाले हैं प्रीवियस ईयर का 2 फरवरी 2016 का पेपर। ठीक है, तो ऐसे ही सभी पेपर को जल्दी से हम सोल्व कराएंगे, तो बने रहिएगा आप सभी।